अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर समा की स्क्रीन पर अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। मेरा कमोबेश 10 साला इस इदारे के साथ एक बार फिर इसका आगाज हो रहा है। लोग मुझे समा की किरण नाज के नाम से ही जानते और पहचानते हैं। ट्विटर पर स्टेटस लगाते ही कई लोगों का रिएक्शन और ख्वाहिश यही थी कि मैं समा की स्क्रीन पर ही नजर आऊं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही थे। वो इदारा जिसने मेरे सहाफती सफर को उरूज दिया। नाज़रीन की भरपूर फरमाइश और ख्वाहिश पर मैं अपनी जगह पर मौजूद हूँ और इस वादे के साथ कि जिस तरह इस प्लेटफॉर्म से आवाम के लिए पहले पुरजोर आवाज़ उठती रही, उससे भी ज़्यादा पुरजोर आवाज़ उठेगी। मसला कराची का हो, लाहौर का हो, पेशावर का हो या कोयटा का हो, बात भी होगी, सवाल भी होगा। करप्ट सियासतदानों की कहानी हो या मुल्क को लूटने वाले सरकारी अहलकारों की, बेनकाब सब होंगे। हुकूमत भाई सिंध की हो या पंजाब की, आवाम का वोट लेकर आवाम के लिए काम न करने वालों के लिए यहाँ तो कोई रियायत नहीं होगी। वहशी दरिंदों को तख्तादार तक पहुँचाने का मिशन जारी रहेगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दरिंदा मूदी और सरहद पार छितरौल का तो बेहतरीन इंतजाम है। वैसे तो आप तमाम नाज़रीन ये सब अच्छी तरह जानते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो शायद भूल गए हों, तो उनकी याद दहानी के लिए आप देख रहे हैं 7 से 8 किरण नाज के साथ। आइए आज के टॉपिक्स आपको दिखाती हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। वकील की अदम मौजूदगी का बहाना भी काम नहीं आया जनाब। एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। केस का रुख इख्तियार किया जा सकता है। आगे होने क्या वाला है, प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े शहर का मुकदमा, चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मेयर कराची की भी जबरदस्त सरजनिश हुई है। वसीम अख्तर क्या दावे करते रहे, अदालत उनके बारे में क्या कुछ कहती रही है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। मसाइल का हल भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और बिलाखिर आसिफ अली जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। आसिफ अली जरदारी साहब पर बतौर सदर मुमलिकत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और बदनीयती से कर्ज लेने के लिए फ्रंट कंपनी बनाने का इल्ज़ाम है। फर्द जुर्म के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर मुमलिकत इख्तियारात का गलत, नाजायज इस्तेमाल किया है और मुतल्लिका हुक्काम पर असरअंदाज होकर कर्ज की रकम फ्रंट कंपनीज को जारी करवाई है। उन्होंने बदनीयती से अपनी फ्रंट कंपनी पार्थेनॉन को 1.5 अरब रुपए का कर्जा दिलवाया है। वो पाक लेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जालसाजी का मंसूबा बनाया। उन्होंने फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल की। ये रकम जाली बैंक अकाउंट्स में भिजवाई गई। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए अपने खिलाफ मुकदमात को 18वीं तरमीम का नतीजा करार दिया है। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी की पाक लेन कंपनी ने फ्रंट कंपनी पार्थेनॉन के जरिए इब्तिदाई तौर पर 1.5 अरब का कर्ज लिया, जो बढ़कर 4 अरब तक पहुंच गया। इस रेफरेंस में साबिक सदर के खिलाफ SECP के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जावेद समेत नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर भी बतौर गवाह, जो कि वादा माफ गवाह बन चुके हैं, वो भी मौजूद हैं। उन्हें कब तलब किया जाएगा, केस में मजीद पेशरफ्त क्या होगी, किस तरह से फर्द जुर्म के बाद आगे ट्रायल होगा, ये सब बात करने के लिए समा के नुमाइंदे हैं सुहेल रशीद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सुहेल, आप ही की जानिब आती हूँ। फर्द जुर्म फाइनली बिलाकर हो गई। 6 महीने तक किसी तरह से केस को खींचा जाता रहा, कोशिश की जाती रही कि ये ना हो, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में, आसिफ अली जरदारी साहब की गैर मौजूदगी में भी ये हो गया। अब आगे क्या होगा? किरण, देखिए, आसिफ अली जरदारी आज वीडियो लिंक के जरिए खुद तो मौजूद थे, लेकिन 1 साल बाद तकरीबन ये पार्क लेन रेफरेंस है जिसमें फर्द जुर्म तक पहुंच पाया है। ये इससे पहले जुलाई के महीने में 6 जुलाई को मुकर्रर था, लेकिन जो 2 दरखास्तें आ गई थी आसिफ अली जरदारी की, उस वजह से फर्द जुर्म मौखर हो गई थी और उन पर पहले फैसला हुआ जो मुस्तरद हुई। फिर आज फर्द जुर्म बिलाखिर आयद हो गई है। 3 अरब 77 करोड़ रुपए जो नुकसान पहुंचाने का ये रेफरेंस है। अब इसके बाद होना यह है कि नैब की जानिब से अपने जो शवाहिद हैं
रेफरेंस में तो नैब की जानिब से इल्जाम लगाया गया है, अदालत के सामने उसे साबित भी करना है कि ये आसिफ अली जरदारी ने ही बतौर सदर पाकिस्तान अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए ये जो लोन फैसिलिटी थी, जो कर्ज था, वो नेशनल बैंक से दिलवाया था और ये कंपनी भी उन्हीं की फ्रंट कंपनी है, ये भी नैब ने साबित करना है। लिहाजा अब जो शवाहिद हैं, 61 गवाहान कुल पेश किए जाने हैं नैब की जानिब से, जिसमें अहम 2 वादा माफ गवाहान साबिक दूर रह चुके हैं नेशनल बैंक के, वो भी शामिल हैं, उनको भी बुलाया जाना है। लेकिन पहले 3 गवाहान बुलाए गए हैं जिनका ताल्लुक SCCP और नेशनल बैंक और एक निजी बैंक से है जो कि हुसैन लवाई की मलकियत है। इन 3 गवाहान को 1 सितंबर को बुलाया गया है, यानी बाकायदा अब एविडेंस का जो है वो मरहला आ पहुंचा है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब अपने तमाम शवाहिद पेश करेगा और अदालत में अपने शवाहिद से ही ये साबित करेगा कि ये आसिफ अली जरदारी ही इस सारे मनसूबे के पीछे थे, क्योंकि जो फर्द जुर्म में कहा गया है, जो नैब रेफरेंस में कहा गया था और आज फर्द जुर्म में भी वही आसिफ अली जरदारी को पढ़कर सुनाया गया कि आपने बतौर सदर पाकिस्तान इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया था, आप असरअंदाज हुए थे नेशनल बैंक पर और आपने ये कर्ज दिलवाया था एक ऐसी कंपनी को जो कि अभी वजूद में भी नहीं आई थी और जब उसके पहले ही लोन फैसिलिटी जारी हो चुकी थी और उसके बाद उस कंपनी की जो मलकियत थी कुल 4-5 हज़ार रुपए की मलकियत थी और उसको 1.5 अरब रुपए का कर्ज जो है वो जारी किया गया, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 3 अरब 77 करोड़ तक जा पहुंचा और फिर वही रकूम नैब के मुताबिक, नैब ये पे ऑर्डर्स जो हैं वो आसिफ अली जरदारी की जो दरखास्त दायरा इख्तियार से मुतालिक उन पर समाअत के दौरान अदालत में पे ऑर्डर्स भी पेश कर चुका है कि रिक्शे वाले। आप इस केस को देख रहे हैं, आप शुरू से इस पर रिपोर्टिंग करें, मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी नैब के जितने भी केसेस हैं, जो रेफरेंसेज हैं, जो सामने आते रहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जिस पर फर्द जुर्म आयद अब हो चुकी है, 1 सितंबर को वादा माफ गवाहान को तलब किया गया है, क्या सबूत शवाहिद इतने स्ट्रांग मौजूद हैं कि स्ट्रांगली ये केस आगे बढ़ सके? क्या नैब की तैयारी मुकम्मल है? देखें, 2 वादा माफ गवाहान जो आए हैं उससे यकीनन नैब को एक एज जरूर मिल गया है, एक क्योंकि नेशनल बैंक से ये कर्ज जारी हुआ था तो नेशनल बैंक के ही साबिक सदर अगर ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमें आसिफ अली जरदारी ने ही ये कहा था, तो यकीनन उससे नैब का केस मजबूत जरूर होगा। लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि नैब ने साबित ही कर लेना है, क्योंकि इसका फैसला बहरहाल एहतसाब अदालत ने ही करना है और वहां पर एविडेंस देखा जाएगा और वहां पर जो गवाहान पेश होंगे फिर उन पर जो है क्रॉस एग्जामिन करना होता है। जो आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, जो दीगर शरीक मुलजमान हैं, उनके वकला उस पर यकीनन एतराजात भी उठाते हैं और वहां पर सारी जो दोनों तरफ की सूरत हाल होती है, दोनों तरफ का मौकफ जांचा जाता है। उसके बाद एहतसाब अदालत ने ही ये फैसला करना है कि इसमें कितना दम है, वादा माफ गवाहान के बयान में कितना दम है और उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है। लेकिन अभी तक नैब को ये जरूर इसमें एक पहले से एक थोड़ी सी बर्तरी ये जरूर मिल गई है कि अहम गवाह कहे जाएंगे, वादा माफ जो गवाह हैं वो इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है सुहेल, साथ ही रहिए, मेरे मियां अली अशफाक साहब भी साथ मौजूद हैं, कानून है, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। सर, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर अब फर्द जुर्म फाइनली लग गई है, मुझे बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? साबिक सदर, उनके ऊपर फर्द जुर्म लगी, लेकिन उससे पहले फिर मेरे जहन में ये भी बात आती है, राजा परवेज अशरफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम थे, उनके ऊपर भी फर्द जुर्म लगी, उनका केस चलता रहा, फिर वो बाइज्जत बरी हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब के केस में आपको क्या लग रहा है, कितना स्ट्रांगली ये केस आगे बढ़ेगा, कितना स्ट्रांगली इस केस को आप आगे चलता हुआ देख रहे हैं? थैंक यू। बेसिकली जो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है राजा परवेज अशरफ साहब के केस का और जरदारी साहब का, उसमें 2 चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक तो ये है कि राजा परवेज अशरफ जो हैं उनकी नैब कोर्ट से जो इक्विटल हुई है, वो जो नैब का ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट्स आई हैं उस लॉ की बेसिस पे हुई हैं, जो कानून ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ सिंपल एलिगेशंस हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज में आपने पेक्यूनरी या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया, तो ये कोई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म तस्वुर नहीं होगा। तो राजा परवेज अशरफ साहब की जो बरियत है वो नया कानून जो नैब का आया है उसकी बुनियाद पे हुई है, खालिसतन मेरिट्स पे नहीं हुई। नए कानून की रोशनी में जो मेरिट्स हैं वो उनको देखा गया है, जबकि वो ऑर्डिनेंस जो है अब लैप्स कर गया है। और जो केस ये जिसमें आज फर्द जुर्म आयद हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, ये केस तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बेस है। और जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जो नेशनल बैंक के 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं जिनको अप्रूवर बनाया गया या कंसिडर किया गया प्रोसिक्यूशन विटनेस, वादा माफ गवाह या जो सा नैब का प्रोसिक्यूशन का इस्तगासे का गवाह कंसिडर किया है, इनकी जो एविडेंस है उसकी कोरोबोरेटिंग वैल्यू है, ये कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। बेसिकली इस केस के अगर फैक्ट्स को एनालाइज किया जाए तो नेशनल बैंक ने इनिशियली एक निजी बैंक के साथ मिलकर 1.5 बिलियन 1.5 अरब रुपए का कर्जा
पार्थिना ने कंपनी को दिया, जिसकी गारंटोर यानी कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई, जब आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं तो आप उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है कोई ना कोई असासे को मॉर्गेज कराते हैं। तो जो पार्क लेन कंपनी है वो पार्क लेन कंपनी के असासे जो हैं वो मॉर्गेज कराए गए हैं पार्थिनन कंपनी का कर्जा लेने के लिए, जो कि क्वालिफाई नहीं करती थी। जिस तरह के जिक्र किया गया कि उस कंपनी के पार्थिनन जो फ्रंट कंपनी है उसके क्रेडेंशियल्स ऐसे नहीं थे कि कोई बैंक स्टेट बैंक के लॉज को और अपनी पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा कर्जा जो सा है वो दे दे। तो ये जो पार्क लेन कंपनी है इसकी डायरेक्टरशिप जो सी है इसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो से हैं SCCP के रिकॉर्ड के मुताबिक डायरेक्टर रह चुके हैं। इसी में ये मुख्तलिफ अदवार में 2 और भी लोग डायरेक्टर रहे हैं। और ये जो अभी जिक्र किया गया एक गवाह ज़िया अब्बासी जिनको बुलाया गया है, ये नैब ने पहले इनको गिरफ्तार किया था और बाद इन्होंने भी जो है नैब के सामने सच हकाइक जो से बयान किए और इनको भी अप्रूवर बनाया गया। ये SCCP में बतौर रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो तैनात थे। इनकी गवाही जो सी बड़ी रेलेवेंट होगी, चूंकि इनका कहना जो है वो ये है कि जो पार्क लेन कंपनी की डायरेक्टरशिप थी वो जरदारी साहब के नाम पे थी, जिसकी फोर्जरी जो है यानी कि उसका रिकॉर्ड तब्दील कराने की कोशिश की गई है। तो ये मेरी नजर में जितना तमाम केस है इलीगल लोन का, उसकी डिसबर्समेंट का और उसकी यूटिलाइजेशन का, बादियों नजर में ये केस प्रोसिक्यूशन का या नैब का इंतहाई मजबूत केस है। और ये जो पहले गवाह आ रहे हैं इनकी जो कोरॉबरेटिंग वैल्यू है इस पूरे केस में। सर, मैंने एक जानिब आपको राजा परवेज अशरफ साहब की मिसाल दी, लेकिन दूसरी जानिब पर हमारे सामने मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं। उनके ऊपर उनको सजा हुई है। तो आपको क्या लगता है आसिफ अली जरदारी साहब का केस, जिस तरह से आपने सारी डिटेल्स बताई जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है कि साबिक सदर बच नहीं पाएंगे अब? देखें, ये चूंकि लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो इस केस में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। कोई 30, 40, 50 गवाह हैं और जो प्रोसिक्यूशन का केस है इसको आपने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है। बादियों नजर में जो गवाहों ने बयानात दिए हैं नैब के सामने या मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने, जो लोग वादा माफ गवाह बने हैं उनके जो बयान हुए हैं, अगर वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट हाईलाइट करने लगा हूं क्योंकि माजी में ये देखा गया है कि जो केसेस आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ दर्ज हुए हैं जिनमें हमेशा ये कहा जाता है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो बाइज्जत बरी हुए हैं, उन केसेस में अगर आप डीपली एनालिसिस करें तो 2 वजूहात थी। या तो गवाह कभी अदालत में जो उन केसेस में पुराने केसेस में गवाह बनाए गए थे वो अदालत में बयान देने आए ही नहीं, और या जो गवाह अदालत में आए हैं वो अपने बयानात से मुनहरिफ होते रहे हैं या अपने बयानात तब्दील करते रहे हैं। तो ये जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस है ये स्टेट का काम है कि इनको इन विटनेसेस को प्रोटेक्ट करे, और जो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट 161 CRPC की नैब के सामने रिकॉर्ड कराई है, यही बयान अगर ये अदालत में अपना बरकरार रखते हैं और अपने बयान पर कायम रहते हैं तो मेरी नजर में ये एक इंतहाई मजबूत केस है। के सामने भी ये दोनों गवाहान पेश हो गए, उनके सामने भी रिकॉर्ड करवा दिए ये बयानात। अब क्या ये चांस रह जाता है कि ये अपने बयान से मुनहरिफ हो सकते हैं? सर देखें, ये हमेशा से जो आपका बयान किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने ड्यूरिंग द इंक्वायरी या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब भी वो बयान रिकॉर्ड होता है तो कानून में, क्रिमिनल लॉ में कानून शहादत ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर, ये मैं कह रहा हूं जो हमारा एविडेंस एक्ट है जिसकी बुनियाद पर सारा ट्रायल चलता है, इसकी जो इस बयान की कोई हैसियत नहीं होती। जो एग्जामिनेशन इन चीफ यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस का कोर्ट के सामने होना है, वही एक ऐसा बयान कानून में ट्रायल की स्टेज पे और फैसला करते वक्त तस्वुर किया जाता है जिसकी एक कोई लीगल स्टेटस या लीगल वैल्यू जो सी है कानून में उसको क्रेडिबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो मैं लास्ट कमेंट मियां अली साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा, लास्ट कमेंट कीजिएगा सर। कोई चांसेस आसिफ अली जरदारी साहब के पास इस केस से बच निकलने के लिए मौजूद है? राइट, अनलेस के अगर बयानात पे अपने तमाम गवाहान अपने बयान वही रिकॉर्ड कराते हैं जो नैब के सामने कराए हैं, तो मुझे बादियों नजर में ये इंतहाई मजबूत केस नजर आता है। इसमें से बच निकलने के इम्कानात जो हैं उसकी बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, आपको बड़ा मजबूत केस नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद है प्रोग्राम में। अगले टॉपिक की जानिब बसरीन, और सबसे बड़ी अदालत में सुना गया सबसे बड़े शहर का मुकदमा। मेयर कराची हो या के इलेक्ट्रिक हो, चीफ जस्टिस ने सबकी क्लास ले लिया है। कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत रिमार्क्स ये कि कराची को
हर कोई तबाह कर रहा है। यहाँ लगता है कि सब के सब माफिया बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया और कहा है कि रोज 8 से 10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले यहाँ मजे कर रहे हैं। अरबों खरबों के हिसाब से कमा लिया है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को जेल भेजा जाए। बिलबोर्ड्स, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले बिलबोर्ड्स जिस तरह से गिरे हैं बारिशों के दौरान, तो बिलबोर्ड्स गिरने से शहरियों के जख्मी होने के वाकये पर भी अदालत की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया गया और कहा गया है कि माफिया हुकूमतों को पाल रही है। हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना पानी बंद हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने शहर भर से कातिल बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब की भी बात हुई है और उनसे सवाल किया, आप कब जाएंगे? जिस पर वसीम अख्तर ने कहा कि 28 अगस्त को मुद्दत मेरी खत्म हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप जाएं तो जान छूटे इस शहर की। मेयर कराची साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं है तो घर जाएं, क्यों मेयर बने बैठे? सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कहां बेहुकूमती रिट, यहां हुकूमत नाम की कोई चीज है? ये सवाल किया गया। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करने आ जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। पूरे शहर में कचरा है, गंदगी है, हर तरफ ताफुन है। सिंध हुकूमत की भी इस शहर से दुश्मनी है और लोकल बॉडीज की भी। कराची को हर कोई तबाह कर रहा है। यहाँ लगता है कि सब के सब माफिया बने हुए हैं। कराची वालों से कोई दुश्मनी निकाली जाती है। ये कुछ छोटे रिमार्क्स नहीं, ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं। और जब मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, इरफानुल हक मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल मुईज़ जाफरी माहिर कानून है, समा का हिस्सा है, मुझे ज्वाइन कर चुका हूँ। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। मुईज़, आपकी इजाज़त से मैं इरफानुल हक से सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, इरफान आज मजीद क्या हुआ? ये सारी वो बातें हैं, ये सारी वो आवाज़ें जो कराची वालों के दिल से निकलती हैं। कराची वाले सवाल करते हैं, आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से हर उस सेक्टर को हिट किया गया, हर उस सेक्टर पर बात की गई है जो कराची वाले भुगत रहे हैं बेचारे। देखिए किरण, सबसे पहले तो जो अदालत का माहौल है वो हमें समझना चाहिए। इंतहाई चार्ज एटमॉस्फेयर था कोर्ट का, और जब अदालत ने कार्रवाई आज सुबह शुरू की तो सबसे पहले साइन बोर्ड्स का केस उठाया गया, मगर ऐसा लगता था कि चीफ जस्टिस मजमूई तौर पर सख्त नाराज़ हैं, सख्त नाला हैं इंतज़ामिया से। जो कराची की मकामी इंतज़ामिया है और सिंध हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी से हर हवाले से अदालत नाराज़ नज़र आई। हमें किसी भी कोई ऐसा काम नहीं था जिससे अदालत मुतमईन हो। हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद चूँकि यहाँ के मकामी हैं, कराची के मसाइल को आज से नहीं बहुत पहले से समझते हैं और कराची के मसाइल को वो वक्तन फ़वक्तन अपने रिमार्क्स में और मुख्तलिफ़ केसेस के दौरान उसका न सिर्फ बयान करते हैं, उसकी अहकामात भी जारी करते हैं। सर्कुलर रेलवे से लेकर दीगर मसाइल की तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने उस वक्त भी तवज्जो दी थी जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही KCR का काम तेज़ी से जारी और बहाली की तरफ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब साइन बोर्ड्स का केस सुना तो इस दौरान उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का और इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी करार दिया, और ये भी कहा कि सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। करंट लग के लोग मर रहे हैं रोज़ और कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारा पैसा कराची वालों से लूट कर अपना कर्जा भरने में लगे हुए हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने मेयर कराची पर जो बरहमी का इजहार किया है, मजमूई तौर पर यह करार दिया है कि मेयर कराची वो खुद कराची के दुश्मन है और कराची के लिए ना इन मेयर ने कुछ किया, ना इनसे पहले आने वाले मेयर ने कुछ किया। सब के सब कराची के दुश्मन है। नाम लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिंध हुकूमत हो या मकामी हुकूमत, सब कराची के दुश्मन है। किसी ने कराची की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपना वाकया भी बताया कि गुज़िश्ता रोज़ उनके साथ क्या हुआ। उनकी गाड़ी मैन होल में चली गई थी, जो उसका एक टायर है गाड़ी का वो उसमें चला गया था मैन होल में। तो ये सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि आम शहरियों के साथ क्या होता है। हमें ये समझना चाहिए कि आम शहरियों को जो मसला है, जो आम शहरी कराची का रहने वाला है, वो जो महसूस करता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद वो न सिर्फ उन मसाइल को महसूस करते हैं बल्कि उसका इजहार भी करते हैं। और आज सख्त बरहमी का इजहार किया उन्होंने मेयर कराची के ऊपर, उनसे पूछा कि आपकी मुद्दत कब खत्म हो रही है। बिल्कुल इरफान, और जैसा कि आपने तस्करा किया जस्टिस गुलजार साहब की जानिब से, ये पहली दफा कराची के मसले को इस तरह से उनका गुस्सा या उनका गम इस तरह से सामने पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी, आज से 1-1.25 साल पहले भी यही सब कुछ कराची में शुरू हुआ था। इसी तरह से मेयर कराची सिंध गवर्नमेंट से सवालात किए गए थे, इसी तरह से पूछा गया था, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की गई थी।
कुछ दिन तो वो होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद फिर सब ख्वाब खरगोश में चले गए। मोइज, आपको लगता है कि इस बार अब अदालत की जानिब से एक बार फिर सख्त नोटिस लिया गया, सख्त एक्शन लिया गया, बात की जा रही है, इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है, कराची वालों का मसला हल होते हुए देख रहे हैं, अब कुछ शर्म आएगी मेयर को भी, सिंध हुकूमत को भी कि कुछ करें इस शहर के लिए? देखिए, थैंक यू किरण, ये मेयर ये वाले तो जा रहे हैं, तो इनको शर्म आए ना आए ये रेलेवेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि एक साल पहले जो नोटिस लिया गया था उसकी तवातुर से फिर हेयरिंग्स हुई हैं और तवातुर से चीफ जस्टिस साहब ने उनकी अपडेट्स भी ली हैं और कई बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स सामने आए हैं जिनके रिमार्क्स जो थे वो कहीं ज्यादा सख्त थे, लेकिन फिर अदालत ने अपने आप को टेम्पर करते हुए ऑर्डर्स और अहकामात जो दिए हैं उनके ऊपर अमल को भी अदालत ने फॉलो अप किया है। जैसे कि बहुत सारी इमारतें हैं जो कि कुरंगी क्रीक के बेड पे हैं, उनके हवाले से ऑर्डर्स हैं, अदालत फॉलो कर रही है। कराची सर्कुलर रेलवे की जो ट्रैक है उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स थी उनकी सफाई का अदालत ने 2 साल का या 1 साल का जो वक्त दिया था, आज उसको दोहराया कि आप लोग कहाँ खड़े हैं, सेक्रेटरी रेलवे से अपडेट ली। तो ये एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस कहते हैं इसको कानूनी जबान में, ये एक तवातुर से चलता हुआ सफर है जो अदालत हर चंद माह बाद हर हेयरिंग के अंदर अपडेट लेती है। आज की बिलबोर्ड की हेयरिंग इसलिए अहम थी, इसलिए 2017 में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि जो आवाम की जगह है, जो पब्लिक स्पेस है, उसके अंदर आप बिलबोर्ड्स या बड़े साइज के बिलबोर्ड्स या फिर ऐसी चीजें नहीं, किसी भी साइज के बिलबोर्ड्स आप नहीं लगा सकते कमाई की जरिया बनने के, क्योंकि आपको याद होगा कि कई करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ बल्दियाती हुकूमत इससे कमाया करती थी और क्योंकि कई करोड़ रुपए कमाया करते थे तो पेड़ों को वो जड़ के करीब से काट के कहते थे कि हमने पेड़ ट्रिम कर दिया है और फिर उस पेड़ की जगह बिलबोर्ड लगा दिया करते थे। तो इस प्रैक्टिस को देखते हुए और यानी कि इस नियत से वो पब्लिक एरियाज को साफ रखते थे कि वहां पे बिलबोर्ड बड़े से बड़ा लगाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसका नोटिस लेते हुए ये हुक्म दिया था कि जितना भी पब्लिक स्पेस है, कि पब्लिक वॉकवे है या पब्लिक पाथ है या पब्लिक पार्क है या पब्लिक हवा है या फिजा है, इसके अंदर आप पैसा कमाने के चक्कर में उस चीज के अंदर रुकावट नहीं डाल सकते। आज इसको आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि ये जो बाकी बिलबोर्ड्स आ गए हैं उस बैन के बाद बिलबोर्ड्स पब्लिक स्पेसेस में कराची में नहीं है। कहाँ है? बिल्डिंग्स के ऊपर हैं या फिर बिल्डिंग्स की बॉडी के ऊपर क्लैड है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि पब्लिक स्पेसेस के अंदर जहां कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि 2017 का हुक्म ऑलरेडी है, तो वहां से तो आप फौरी तौर पर हटाएं। और दूसरा हुक्म यह है कि अगर बिल्डिंग के ऊपर भी बिलबोर्ड है और वो खतरनाक लग रहा है तो कमिश्नर की सवाबदीद है कि उस खतरनाक बिलबोर्ड को भी हटाएं। यानी कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो एक फर्द ने अपनी बिल्डिंग की मिल्कियत के होते हुए एक एडवर्टाइजर के साथ किया हो, जिसके तहत उसकी बिल्डिंग की क्लैडिंग के ऊपर बिलबोर्ड लगा हुआ हो, अब कमिश्नर के ऊपर फर्ज हुआ है। और ये मैं कोर्ट के रिमार्क्स सुन के कह रहा हूँ, मैंने ऑर्डर नहीं देखा है, ऑर्डर गालिबन अभी पब्लिक नहीं हुआ है। मैंने इरफान साहब से दरखास्त भी की थी कि जैसे ही उन्हें मिले वो मेरे साथ भी शेयर करें, लेकिन जो रिमार्क्स में इरफान साहब की ही कवरेज से मैं फैज हो सका हूँ और मैंने देखे हैं, उसके अंदर हुक्म जो रिमार्क्स में सामने आया वो ये था कि अगर एक प्राइवेट बिल्डिंग पर भी बिलबोर्ड लगा हो और वो खतरनाक लगे तो उसको कमिश्नर कराची हटाए। तो ये वो 2017 का जो हुक्म था कि ये पब्लिक स्पेस है, इसके अंदर आप पैसे कमाने के लिए पेड़ उखाड़ के या पेड़ को ट्रिम करने की बात करते हुए एक्चुअली आप जगह खत्म कर रहे हैं, आवाम के सांस लेने की जगहें खत्म कर रहे हैं या आवाम की विजुअल्स को खराब कर रहे हैं, ये आपको हक नहीं है। आज गुलजार साहब ने उसको मजीद एक्सपैंड करते हुए ये हुक्म दिया है कि अगर प्राइवेट बिल्डिंग भी है लेकिन उसके ऊपर डेंजरसली एक बोर्ड लगा हुआ है, जो कि हमने वीडियोस में देखा कराची में 2 मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो उनकी जान खतरे में आ गई जब तेज हवा की वजह से वो बिलबोर्ड गिरे थे। लिहाजा अगर वो खतरनाक है कराची में कहीं भी, तो अब कमिश्नर कराची को हुक्म है कि वो उनको हटाएं। ठीक है, यानी ये कमिश्नर कराची की सवाबदीद है और फिर इरफान डिसाइड भी कमिश्नर कराची करेंगे कि ये बिलबोर्ड अगर डेंजरस है इसे उतार दिया जाए या सही है इसको रखकर रहने दिया जाए, या फिर ये इस्तेहकाक होगा किसी और के पास। से मुझे साहब जिक्र कर रहे थे कि ये रिमार्क्स में कहा है चीफ जस्टिस ने, और बल्कि रिमार्क्स के साथ साथ उन्होंने जो ऑर्डर डिक्टेट कराया है कोर्ट में, ज़ाहिर तहरीरी हुक्मनामा तो हमारे सामने इस वक्त नहीं है, मगर जो ऑर्डर डिक्टेट करवाया है वो इसी तरह है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ पर जो जितने भी बिलबोर्ड्स या होर्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं उन्हें तो फौरी तौर पर हटा दिया जाए। ताहम जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका सहारा लेते हैं एडवर्टाइज़र्स के, ये हमने इजाज़त से लगाई है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर आप कैसे हटा सकते हैं, इसकी इजाज़त मौजूद है। तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये इख्तियार दिया है, ये उनकी सवाबदीद होगी कमिश्नर कराची की कि वो जहाँ महसूस करें कि ये डेंजरस है किसी भी इंसानी जान के लिए,
तो वो उसे हटा सकते हैं। ये ऑर्डर कोर्ट ने आज डिक्टेट कराया है और जाहिर है कि कमिश्नर कराची इस हवाले से आइंदा समात पर रिपोर्ट भी पेश करेंगे कि वो कितने बिलबोर्ड्स हटा सके हैं और ये मामला कितना आगे जाएगा। जाहिर है कि ये अगली जो रिपोर्ट आएगी कमिश्नर कराची की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज से बोर्ड हटाने की, उसके बाद ही मजीद ये मामला आगे चलेगा और यकीनन इसमें फिर मजीद अहकाम भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुइज़, के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। एक तरफ वजीर आजम साहब हैं, असद उमर साहब हैं, जो बारहा ये बता रहे हैं और अब पता लग रहा है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई ना कोई सख्त रिएक्शन आएगा, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ अदालत की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक के लिए सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं। आपको लगता है वो वक्त करीब आ गया कि के इलेक्ट्रिक को नकेल डले? देखें, के इलेक्ट्रिक के साथ बुनियादी गलती जो हुई थी वो ये हुई थी कि निजकारी करते हुए हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिजली बनाने का इख्तियार, बिजली बनाने के बाद उसको बांटने का इख्तियार और बांटने के बाद उसको बिल करने का इख्तियार मुंजमिद करके उनके बीच में फिल्टर, रेगुलेटर का फिल्टर लगाए बगैर एक सैंडविच बना के इनके हाथ थमा दिया था। लिहाजा हुआ ये कि बिजली बनाना और बांटना और उसके लिए पैसे लेने के बीच में हुकूमत की नजर नहीं रही, वाजे बारहा नजर, डायरेक्ट नजर नहीं रही और नेपरा ने ऊपर से इनके ऊपर रेगुलेट करने की कोशिश की, जो कि हमेशा नेपरा जो है इनके खिलाफ सख्त बातें करता है लेकिन होने के बाद सख्त बातें करता है। होता यह है कि इलेक्ट्रिक को जो प्राइवेटाइज किया था उनको बहुत सारे थे, उन चंद ये थे कि आप अपने पावर बनाने के तरीके बेहतर करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, आप महज मुनाफे की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये हमने एक सैंडविच बना के उनको पैकेज डील बेच दी थी, लिहाजा अब ये उनकी एक्सपर्टीज और सवाबदीद होती है कि वो फैसला करें कि वो हमें किस तरह नंबर्स के अंदर समझाएंगे कि हमने दर हकीकत बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर की है और हमने दर हकीकत बहुत जनरेशन बेहतर की है और हमने दर हकीकत बहुत बिलिंग बेहतर की है। लेकिन एक्चुअली जो सामने नजर चीज आ रही है वो यही है कि जो इनको सारे स्पेशल रेट्स दिए थे, जो इनके साथ स्पेशल नेगोशिएशंस हुई थी, सिर्फ इन मालिकान के साथ नहीं बल्कि इनसे पहले भी जो थे, उन सब ने बजाय इसके कि इन एक्स्ट्रा रेट्स और एक्स्ट्रा पैसे और सब्सिडाइज 600 मेगावाट की सप्लाई और इस सब कुछ को इस्तेमाल करके एक फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सामने खड़ा करते और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कंप्लीटली रिवैम्प करते, बजाय इसके हमें नजर आ रहा है कि जो चलता है उसको चलाकर जितना उससे पैसा और मुनाफा निकाला जा सकता है निकाला जा रहा है। और एक ऐसी चीज की जा रही है जिसको फाटा के अंदर भी इलीगल करार दिया गया है, वो है कलेक्टिव पनिशमेंट। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा निजी इदारा है जो ये फैसला कर लेता है कि अगर आपके इलाके में चंद चोर हैं तो आप लोड शेडिंग हजम करें क्योंकि आपके इलाके में चंद चोर हैं। ये वही ख्यालात हैं, वही कॉलोनियल एरा के ख्यालात हैं जो कि आपको फ्रंटियर के अंदर मिला करते थे और अब नहीं मिलते क्योंकि हमने वहां पर भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को दे दिए हैं। यानी कि ये जो फैसला है कि हम अपनी मालियाती हजम देखते हुए, अपनी एफिशिएंसी देखते हुए, अपने लाइन लॉसेस को देखते हुए फैसला करेंगे कि किसको बिजली मिले किसको ना मिले। और जो कभी ओवरलोड मैनेजमेंट के नाम पर मुइज़, और कभी अगर इलाके में अगर आपको चंद घर हैं या चंद लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं तो फिर वो कलेक्टिव बिल तमाम लोगों को भरपाई उसकी करनी पड़ेगी जो खुद डिसाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो ये फैसले हैं, ये फैसले एक निजी इदारे के हाथ में नहीं हो सकते, खास पे एक ऐसे मुल्क में जहां पे लाइफलाइन कंज्यूमर्स इतने सारे हों, जहां पे गुर्बत इतनी ज्यादा हो, जहां पर एक सब्सिडाइजेशन की मुहिम का फैसला किया गया हो कि लोगों को उनकी बुनियादी हुकूक, देखें दुनिया भर के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट बुनियादी हक है, हमारे मुल्क भी अभी तक बुनियादी हक नहीं समझा जा रहा। बिल्कुल हम आगे बढ़ने के बजाय जब इस तरह एक कंपनी को आर्म करते हैं तो हम मुश्किलात की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुइज़, ये भी बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट की और ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट की बात की गई और साथ साथ फिर बल्दियात की बात की गई, मेयर कराची साहब की बात की गई। मेयर साहब से जब कराची के हवाले से सवाल किया जाता है तो मेयर साहब का जवाब होता है मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। और फिर अगर सिंध गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो माशाल्लाह वहां से तो बहुत ही आला जवाब आता है। अगर हम सिंध गवर्नमेंट से बात करते हैं कि जी ये सक्खर में क्या हो रहा है या कराची में क्या हो रहा है, तो वो फौरन से मिसाल, मतलब वो यहाँ के छोड़ के वो दूसरे शहरों की बात करना शुरू हो जाते हैं। यानी उनसे सवाल करो चना तो वो जवाब उनकी जानिब से गंदुम आता है। अब तो कोर्ट की जानिब से मौजिज अदालत कह रही है कि सिंध हुकूमत की भी कराची के साथ, स्पेसिफिकली कराची के साथ दुश्मनी है। देखिए सिंध हुकूमत एक बहुत आसान विपिंग हॉर्स है। सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी चलाती है उसकी आप अगर तनकीद करें तो वो जवाब में तनकीदी अल्फाज ही इस्तेमाल करती है, वो रवैये नहीं इस्तेमाल करती जो शायद हमारी विफाक के अंदर हुक्मरान जमातें करती आई हैं या कर रही हैं आजकल खास तौर पे। लेकिन सिंध हुकूमत का कराची के साथ सिलसिला भी कुछ सौतेला ही है। सिंध हुकूमत को कराची के वोट से बनाया नहीं जाता। सिंध हुकूमत को कराची के वोट जो है वो एक सानवी इंपॉर्टेंस
दरकार होती है, देते हैं वो एकसान भी इम्पोर्टेंस। लेकिन नाले साफ करना और कराची का डूबना ये स्क्वायरली केएमसी के अंडर है। यानी ये जो हमारे एमक्यूएम के लोग हैं जिनकी कई सारी सीटें बची हैं और जिनकी ये मकामी हुकूमत है, इनका ये कह देना हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने करना छोड़ दिया, जैसे वसीम अख्तर साहब मैंने कहते हुए सुना था, माजरत के साथ ये अगर सिंध हुकूमत करती तो सिंध हुकूमत एहसान कर रही होती मकामी हुकूमत पे और कराची के लिए फर्ज भी निभा रही होती। लेकिन ये काम इनका है और ये कह देना कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो मुझे मोहम्मद अली हफीज की समा की ही सारी रिपोर्ट्स याद आती हैं कि जहाँ पे 3 कुत्तों के ख्याल के लिए कई लाख रुपए के लोग खड़े हैं, ऐसा अस्पताल है जिसके अंदर 12 लाइफ गार्ड्स हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए मुख्तस है, वहाँ पे एक बंदा सोता हुआ मिला था उन्हें, एक ऐसा एक्वेरियम है जिसके अंदर मकड़ियां हैं क्योंकि वहाँ पे ना पानी है ना शीशा है। देखिए मकामी हुकूमत जो लोकल गवर्नमेंट कराची की है वो जितनी भी फरसूदा है, लेकिन आप इसको इस तरह कारपेट के नीचे नहीं धकेल सकते कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हजारों इनके एम्प्लॉइज हैं, कोई कशिश तो दिखाएं, कोई सिर्फ तो दिखाएं कि कोशिश की थी नाला साफ करने की। जो बारिश में हमें दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल मुईज़ जिन रिपोर्ट्स की आपने हवाले दिए, मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं करना चाह रहा जी, नहीं आप मुख्तलिफ महकमे जिनकी हमने बात की थी जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुईज़, जिन रिपोर्ट्स की आपने तस्करा किया, जिनका आपने हवाला दिया, वो यकीनन हमारे नाज़रीन को भी याद होगा, लेकिन उसी को दोबारा रिवाइव करने के लिए फिर एक बार मैंने अली हफीज को भी दावत दी है स्टूडियो में। फैसल शकील भी मेरे साथ मौजूद है। आपका इरफानुल हक आपका बेहद शुक्रिया। मैं कुछ ज़रा बता देती हूँ मेयर कराची साहब के हवाले से और उनके कुछ बहुत आला से बयानात भी सुनवा देती हूँ, उसके बाद आप दोनों को मैं खुशामदीद कहकर बात का आगाज़ करूँगी। नस्ल इख्तियारात की जंग है, बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत ने कराची जैसे शहर को बर्बाद कर दिया है। टूटी फूटी सड़कें हर जगह दिखाई देती हैं, तबाह हाल अस्पताल है, सीवरेज का सिस्टम माशाल्लाह, कचरे के अंबार हैं, उबलते हुए नाले हैं, गटर शहर को बर्बाद कर रहे हैं। मगर 26 अरब का बजट रखने वाले मेयर कराची साहब कहते रहे इतना बेख्तियारों के गटर का ढक्कन नहीं लगा सकता। याद कीजिए, सुनिए जरा इनकी ये बात। 18वीं अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने स्टेट विजन स्टेट बनाया हुआ है। सिंध को बड़े प्रोजेक्ट में कर नहीं सकता, मेरे पास पावर ही नहीं है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। डे 1 से जिस दिन से ओथ संभाला है मैं और SLG देखा कि मेरे इख्तियारात क्या हैं, मैं 3 साल से हैमरिंग कर रहा हूँ कि इख्तियारात फंड कचरा उठाना मेरा डोमेन नहीं है, मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। वाटर बोर्ड सीवरेज मेरे पास नहीं है इख्तियार, उसका कचरा उठाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। बड़ा मजबूत आदमी हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। डिजाइन करके जाने वाला आदमी नहीं हूं। कराची के इश्यूज को कौन देखेगा भाई? मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। कराची का पैसे का मामला आता है तो सबकी मां मरती है। मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है। दावा करते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं कराची को, कराची के लोगों को फायदा नहीं है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का, मेरे हाथ बांधे हुए। हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। जैसे मेयर कराची साहब आप सवाल करते हैं कि कौन से किसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए कराची को, तो मैं भी आपसे यही सवाल बार बार करना चाहती हूँ। तो आपने ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट या आपने ऐसी कौन सी अच्छी यादें दे दी इस शहर को कि आप उसकी बुनियाद पर कम से कम कराची वालों के सामने वोट मांगने के तो हक में होते या वोट मांग सकते। बहरहाल कराची में कोई हादसा हो जाए, बिल बोर्ड गिर जाए, आवाम की जान पर तक बनाए, तब भी ये मेयर साहब सिर्फ ये कहते हैं मेरे पास तो सिर्फ कब्रिस्तान और नाले के इख्तियारात हैं। ये डोमेन मेरा नहीं है, ये जो बिल बोर्ड वाला है। मेरे पास तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं। KMC के पास तो सिर्फ कब्रिस्तान है, नाले हैं देखने के लिए, पार्क हैं, कुछ सड़कें हैं और अस्पताल हैं। कराची वाले बेहद बेबस हैं। मेयर साहब से ये पूछते में हक बजाने भी हैं कि जहां पना हम इन कब्रिस्तानों में जा बसें या फिर हम नालों में कूद पड़ें। ये नाले जो मेयर साहब के इख्तियार में है, उन्हें भी साफ करने के लिए NDMA को मैदान में आना पड़ता है, लेकिन इसका क्रेडिट भी मेयर साहब ने खुद ही ले लिया है। कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो NDMA ना आता। सुनिए, याद दिलाती हूँ ये भी आपको। भी जो ये NDMA कर रहा है ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। लोग मुझ पे बातें करते रहे, आपने भी ये बात की अभी कि रोना रोता रहता है 4 साल से। भाई रोना नहीं रोता तो आज NDMA नहीं आती। मेरे पास तो वो
पावर्स ही नहीं है, कचरा उठाने का पावर मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि मैं जिस तरह से मैंडेट मिला था मुझे, मैं उनकी खिदमत कर नहीं सका। क्यों? मेरे हाथ बांधे हुए थे। तो 30 अगस्त 2016 को हलफ उठाने वाले मेयर कराची अगस्त 2020 तक यही कहने की तनख्वाह लेते रहे हैं कि भाई मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, मेरे पास कराची को साफ करने के लिए वसाइल हैं, ना किसी किस्म का कोई इख्तियार है। काश कोई मौसूफ से ये पूछ लेता कि जब ना वसाइल हैं आपके पास, ना कोई इख्तियार है आपके पास, तो फिर ये 4 साल किस बात की आप तनख्वाह लेते रहे बैठकर। मेयर साहब केएमसी का मलबा भी डीएमसीज पर डालते रहे, हालांकि शहर में सबसे ज्यादा बदहाल जिला वस्ती, शर्की और कोरंगी के चेयरमैन वसीम अख्तर की अपनी पार्टी एमकेएम पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। केएमसी का अरबों रुपए का बजट वो कहाँ गया है? मैं मुस्तकिल अपने प्रोग्राम में नाज़रीन एक महकमे का पोस्टमार्टम करती रही हूँ। ये मेयर साहब जो खुद कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पार्क्स और अस्पतालों का इख्तियार है, चंद सड़कें हैं, जिस इख्तियार को ये खुद मान रहे हैं उसमें भी हाल ये है कि पार्क्स पर कब्जे हैं या तो फिर वो बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं। अस्पतालों में ना दवा है ना डॉक्टर है। मरीजों के बिस्तर पर जो अमला अपनी हाजिरी लगाने के लिए आ जाता है वो बेचारा बराजमान होता है, वो सो रहा होता है। और जब समा पोस्टमार्टम करे तो मेयर साहब कमाल ढिटाई से पूछते हैं, याद होगा आपको, हु इज समा? सुनाइए ये भी। समा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म करे। केएमसी का काम है हु इज समा, हु इज समा। ये वो कुत्ते हैं जिनके 80 लाख रुपए देखभाल करने वालों को जो है सालाना उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। महकमा निफाज़े उर्दू सालाना 2 करोड़ रुपए का बजट जो है केएमसी ने रखा है। हम समझे कि एक्वेरियम होगा जिसका सालाना बजट 2 करोड़ रुपए रखा गया है। मौजूद है बॉक्स लेकिन मछलियाँ नहीं है इसके अंदर। 2 करोड़ रुपए का फंड जो है मुख्तस किया गया है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल अजीब है। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है भूत बंगला है। ये डोमेन मेरा नहीं है, बिल बोर्ड वाला है। केएमसी के पास तो पार्क हैं और अस्पताल हैं। 70 करोड़ का हैवी बजट रखने वाला ये रफीकी अस्पताल, कमरों में जो है वो ताले लगे हुए हैं। लांडी कुरंगी चिड़ियाघर ये भी केएमसी का ही है। तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का बजट इस लांडी कुरंगी चिड़ियाघर के लिए मुख्तस है। 5 करोड़ रुपए महीने के पड़ने वाले ये सिटी वार्डन किसी जगह हमें नजर ही नहीं आ रहा है। आखिर ये गुमशुदा सिटी वार्डन है कहाँ? बड़े नाराज हुए थे हमारे केएमसी डीएमसी के चेयरमैन साहिबान के ये आप लोग क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। हालांकि जवाब किसी के पास नहीं होता था जब हम उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाते थे, उनसे सवाल करते थे। और शायद मुझे लगता है ऐसे ही जवाब मेयर कराची साहब के पास भी नहीं है। इसीलिए आज हमने मोअज़्ज़ज़ मेयर साहब को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट भी किया था, लेकिन वो शायद बहुत ज़रूरी काम से मसरूफ़ हैं। जो मुख्तसर इख्तियारात हैं शायद वो कुछ दिन इनके रह गए हैं और तो चाह रहे हैं कि उसको कुछ अमल कर लें, कुछ काम कर लें, तो शायद वहाँ मसरूफ़ है, इसलिए मेयर साहब आज आए नहीं प्रोग्राम में। बहरहाल मेयर साहब ने आज भी बड़ी अदालत से डांट ही खाई है, लेकिन बाहर आकर फिर वही पुरानी बात दोहराई है कि चंद दिन के मेहमान मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। बेचारे वो क्या करते इस चेयर के लिए। बड़े वसूख से कहते हैं कि कोई भी मेयर कराची जो जिस तरह का उनका हाल है ये दुरुस्त नहीं कर सकता। अगर इस्तीफा दे दूं तो क्या शहर के हालात ठीक हो जाएंगे? ये वसीम अख्तर साहब सवाल भी करते हैं, ये भी सुन लीजिए, फिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल और अख्तियारात के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। सिर्फ टाइम का ज़िया है और पैसे का ज़िया है। मैं 4 साल से ये बात पावर करा रहा हूँ और हर कोर्ट में गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ हूँ। आपके तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट होगी, एज अ चीफ जस्टिस वो कराची को देखते हैं तो अफसोस होता होगा, मुझे भी अफसोस होता है, मगर इख्तियारात नहीं है केएमसी के पास। कचरे के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है, पानी के इख्तियारात मेयर के पास नहीं है। सवाल ये बनता है कि फिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं उसकी जंग लड़ रहा हूँ इख्तियारात की पूरे मुल्क के लिए, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए। मेरी पटिशन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से डांट पड़ी है मेयर साहब से, तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि मेयर साहब का आज फेयरवेल भी हो गया है और गुड बाय भी हो गया है बड़ी अदालत में। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया मेयर कराची अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैसल शकील और साथ साथ अली हफीज़ भी मौजूद हैं।
फैसल, मैं पहले आपकी जानिब आना चाहती हूँ क्योंकि रिसेंट आपने इंटरव्यू किया मेयर कराची का, मैंने भी उनसे रिसेंट इंटरव्यू किया तो उन्होंने वही बात की जो आपसे की, वही बात मुझसे की कि ये मेरे जो तासुरात है या जो मैंने 4 साल तक मेहनत की है उसकी जीत हुई है कि अब वफाक को कराची में आना पड़ा है या वफाक को कराची में इंटरफेयर करना पड़ा है काम करवाने के लिए। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, आज उसी कारकर्दगी की जीत हुई है या उसी कारकर्दगी को इंडोर्स किया गया जो मेयर साहब करते रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो सूरत हाल है, जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उनका भी यही कहना था कि अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे थे कि वो 4 साल से जो है वो हैमरिंग करते रहे हैं, कहते रहे हैं और उसके नतीजे में जो है NDMA यहाँ पर आई है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पहले आ जाते तो सूरत हाल बेहतर होती। अब उनसे जब ये कहा गया कि आपके पास जो महकमे हैं 32 महकमे 13,000 मुलाजमीन हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि कोई एक ऐसा पार्क बता दें जो कि 4 साल के दौरान आपने बनाया हो, कोई ऐसा एक अस्पताल मुझे गिनवा दें जो आपने बनाया हो। तो उस पर उनका ये जवाब था, वो जो एक पार्क है क्लिफ्टन का जिसकी तज़ीन व आराइश की है उन्होंने, उसका नाम गिना दिया और अब्बासी शहीद अस्पताल, उसके अलावा कहने लगे और मैंने दीगर काम किए हैं। तो कोई ऐसा उनके खाते में नहीं है काम जो मेयर कराची ने किया हो, वसीम अख्तर ने किया हो। वो 4 साल तक सिर्फ और सिर्फ ये कहते रहे कि उनके इख्तियारात में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा 140A के तहत जो है वो उन्हें इख्तियारात दिए जाए। अगर उन्हें तमाम इख्तियारात दिए जाते जो कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में उनके पास थे तो उनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त होती। लेकिन उस पे जब उनसे सवाल किया गया कि आपके पास इख्तियारात नहीं थे, फिर जो इख्तियारात थे, जो बजट था, जो पैसे थे, उसमें क्या बेहतरी हुई, तो उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। कोई ऐसा जवाब नहीं होता। अच्छा, जो तमाम महकमे जिसका आपने तस्करा किया, अभी 32 महकमे हैं, 13,000 इनके पास मुलाजमीन है, जो पैसा आता है वो सारा उनकी तनख्वाहों में ही निकल जाता है। अली हफीज, उसके बाद दोबारा कभी ऐसा मौका लगा कि आपने विजिट किया हो क्या? जब हमने इसके ऊपर हैम्परिंग करना शुरू की थी उसके बाद कोई फायदा हुआ था? और मेयर साहब बार बार ये भी बात करते हैं कि सिर्फ 10% हिस्सा तो है उनके पास कराची का, तो वो 10% ऐसा जबरदस्त मॉडल है कि उनको तमाम इख्तियारात देकर पूरा शहर मेयर कराची को दिया जाए कि ये लें सर, ये 10% के साथ जो किया है बाकी 90% भी ऐसे ही कर दें। देखिए, हम तो मेयर कराची से ना KDA की बात करते हैं, ना MD की बात करते हैं, ना LD की बात करते हैं, ना वाटर बोर्ड की बात करते हैं, ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बात करते हैं। हम बात करते हैं बल्दिया उज़्मा कराची की, KMC की, जिसके वो सरबराह हैं। अगर हम बात कर लें, 32 महकमे हैं, इसके अलावा 14 अस्पताल हैं, 34 पार्क हैं, 38 शहर की सड़कें हैं और जो है 38 बरसाती नाले हैं। मेयर साहब ये फरमाइएगा, इधर आपने क्या बेहतरी की? 13,000 मुलाजमीन हैं, क्या कोई भी मुलाजिम वक्त पे आता है, वक्त पे जाता है? उनकी परफॉर्मेंस क्या है ये आप बता दें। आपके अगर हम बात कर लें, 26 अरब रुपए 1 साल का बजट होता है, 4 वर्ष हो गए आपको, तकरीबन 104 अरब रुपए बनते हैं, इसका हिसाब बता दें। इसके अलावा कराची सिंध हुकूमत ने आपको 42 अरब रुपए दिए हैं ADB की मद में। ADB वो पैसा होता है जो एनवलप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है तरक्याती काम करवाने पड़ते हैं, उसका आप हिसाब दे दें। इसके अलावा आपकी क्रेडिट पे ये है कि आप कहते हैं कि बाग इब्न कासिम साबिक नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना था, आपने उसकी तदीन आराइश की, उसके चक्कर में जो है मुशीर बगात लियाकत कायम खानी को नैब ने पकड़ लिया। आपके दस्ते राज है मसूद आलम, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, उनके ऊपर इल्जाम है नालों की सफाई की मद में करप्शन का। आप फायर टेंडर हैं वो खराब है, फायर टेंडर का पेट्रोल चोरी होता है, उसके मेंटेनेंस के पैसे खाए जाते हैं। इस चक्कर में मसूद आलम जो है आपके साबिक डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विस और इस वक्त जो है आपके राइट हैंड है, उनको एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए रोक लिया जाता है। आपके जो PA रह चुके हैं रेहान, उनको उठा लिया जाता है, वो बड़े स्टेटमेंट देके आ चुके होते हैं। आप बताएं KMC की कारकर्दगी बताएं, 32 महकमों की कारकर्दगी बताएं। आपने KMC आपको मिला था, आपने क्या अच्छा किया? कोई एक आइडियल, एक अच्छा महकमा बता दें, एक शहर की UC बता दें जो आपने अच्छा किया हो। कराची वाले ने जब आपको वोट दिया तो उनको ये नहीं मालूम था, आपने उनको कहा था हम अच्छा करेंगे। 31 अक्टूबर 2013 में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो है गवर्नर हाउस के अंदर ऑर्डिनेंस जो है फाइनल किया, फिर वो असेंबली के अंदर आया, कोई आपने एक एहतजाज नहीं किया। आप कहते हैं कोर्ट गए हुए, तो भाई कोर्ट आप गए हुए हैं। आप KMC का करदगी बताएं, सिटी वार्डन की परफॉर्मेंस बताएं, अस्पतालों में दवाओं का बताएं, नालों से गार्बेज का बताएं, जो नालों की सफाई की मशीनरी थी वो खराब पड़ी हुई है, आप उसका जवाब दें। आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगी 4 वर्षों में कि आप ये बात कह दें कि इख्तियार नहीं है। अरे इख्तियार नहीं है तो छोड़ते नहीं होता, कराची वालों को मसले हल करते ना। आज सड़कें खराब हैं, उनके पार्क बर्बाद हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, सिटी वार्डन गायब हैं आपके भाई सरकार के राज में। और आप बात करते हैं 4 DMC आपके पास हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट
डेवलपमेंट बोर्ड वहाँ काम कर सकता है जहाँ आपके बल्दियाती नुमाइंदगान जो है करारदाद मंजूर करें। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने करारदाद मंजूर की तो वहाँ से डेवलपमेंट बोर्ड काम करता है, इसके अलावा ईस्ट में मंजूर की तो ईस्ट में काम करता है। की आपने बात की अली, तो मुझे बात याद आ गई। फैसल आपसे मैं ये बात पूछती हूँ, अभी बारिश से एन एक दिन पहले कि जब बारिश की प्रेडिक्शन है 7 तारीख से बारिश होनी है, तो मैंने एन एक दिन पहले केएमसी और डीएमसी में सड़कें डलती हुई देखी हैं, मेन रोड्स पर सड़कें डलती हुई देखी हैं कि जब एक ठेले वाले को मालूम है कि बारिश होने वाली है, उसका ठेला खराब हो जाएगा, वो उसकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये केएमसी की जानिब से किया गया, डीएमसी की जानिब से किया गया, या वहाँ के एमपीए की जानिब से किया गया, कि नर्सरी की मैं बात कर रही हूँ, कोरंगी की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्थ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने ये देखा है, क्या तुक बनता है बारिश से एक दिन पहले सड़कें डालने का, रोड डालने का, यानी कि जैसा भी चाहे चूना लगा दें आप शहर वालों को, और फिर बाद में दोबारा टेंडर पास करवाएंगे और दोबारा पैसे खाएंगे। बिल्कुल यही सूरत है, माले मुफ्त दिले बेरहम, अपना तो कुछ है नहीं, और ये टेंडर दोबारा भी होगा। अगर ये सड़क खराब होगी हमने दिखा देना है कि ये हमने बना ली है, अब वो कैसी बनी है और क्यों बनी है, उसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और वो कितना चलेगी, इससे गर्ज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो पैसे उसके हासिल करने हैं उसके लिए ये आर्जी तौर पे कॉस्मेटिक काम कर दिया। मेयर कराची ने अपने इंटरव्यू में बोला, खुद एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास तो कब से हुकूमत थी, मुशर्रफ के दौर में, आपने ये सब कुछ ऐसा क्यों नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड जो है पूरे कराची का सीवरेज निज़ाम ख़राब है, तो फिर आपने ओवरहेड ब्रिजेज और इतने अंडर पासेज ऐसे क्यों बना दिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन यही गलती जो है वो आपने अपने दौर में भी, आपने जैसा बताया कि कैसी आर्जी सड़कें बना दी सिर्फ दिखावे के लिए, ताकि इलाके के लोग कुछ खुश हो जाएं, बेवकूफ़ बन जाएं। लेकिन शहरी जो है यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं है, कराची की आवाम अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने सह लिया 4 सालों के दरमियान, उनकी आंखें खुल गईं। पहले भी सहते रहे, लेकिन अब बोल रहे हैं लोग, आवाम बोल रही है। हम उनके इलाकों में गए, हमने लोगों से बात की, लोग इतने परेशान है, किसी के पास सीवरेज नहीं है, सड़कें नहीं है, के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, इसके अलावा पानी नहीं मिल रहा, अस्पतालों की जो कंडीशन है, पानी मिल नहीं रहा या फिर घरों में पानी है। तो ये सूरत हाल है आपकी कारकर्दगी की। आप कराची वालों को क्या दे सकें, सिर्फ और सिर्फ यही रोना कि इख्तियारात नहीं है। आम आदमी भी ये कह रहा है, यही सवाल कर रहा है जो मोहम्मद अली हफीज ने किया कि जब इख्तियार नहीं था भाई, 4 साल हो गए थे, तो फिर आपको रिजाइन कर देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए। मुझे कंट्रोल रूम इजाजत दे, मैं लास्ट अली हफीज से एक कमेंट ले लूं, क्योंकि अली भी कराची के शहरी हैं और अली बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं कराची वालों के लिए। अली, ये जो हम बात कर रहे हैं सड़कें एन वक्त पर बनाई जाना, तो क्या ये वही कॉस्मेटिक है कि अब मेयर साहब का अपना टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, फिर लोकल बॉडीज होंगे तो उसमें कम से कम कुछ तो दिखा के आवाम से वोट ले लिया जाए? ये एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि ढक्कन लगाने का इनका इख्तियार नहीं है, तो 5 लाख रुपए पर यूसी चेयरमैन को मिलते हैं। 209 से जायद जो है यूसी चेयरमैन है एमक्यू के पास, भाई सरकार के पास, तो 5 लाख रुपए यूसी चेयरमैन को मिलते थे, वो कहाँ गए, ये सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और ये जो आपने बात की ना, ये रोड बनाने की, टायर के अंदर जिस तरह पंचर लगाए जाते हैं ट्यूब के अंदर, तो ये वो काम किया जा रहा है कुछ दिखाने के लिए, मगर कराची के अवाम जान चुके हैं सिर्फ लूट मार हुई है बल्दियाती इदारों में। अब नैब के खिलाफ जो शिकायतें ले गए थे फैसल वाडा साहब, अब वो वक्त आ गया है कि नैब वो इंक्वायरी जो है उसके नताइज अवाम के सामने लेके आए। अब नफीस लोगों को एनआरओ नहीं मिलना चाहिए। कराची वाले कहते हैं जो बल्दियाती इदारों में बैड गवर्नेंस और करप्शन हुई है, जो लोग कसूरवार है उनका एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 4 वर्ष भी आप ये कह लें कि इख्तियार नहीं है और आपको क्लीन चिट मिल जाए और आपको घर जाए दें। कराची के अवाम फैसला करेंगे और उन तहकीकाती इदारों को भी फैसला करना होगा जिन्होंने लूट मार की, उनको साथ में लेके आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका, फैसल आपका, आप दोनों साथ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस सिर्फ और सिर्फ ये करना चाह रही हूँ कि वो दिन करीब आ रहा है कि जब तस्वुर पाकिस्तान इसके ख्वाब से हकीकत बन गया था। 14 अगस्त करीब है, हर गुजरता दिन शुक्र और यकीन के उस जज्बे को और मजबूत कर रहा है कि कोई खित्ता ज़मीन इस सरजमीन से ज़्यादा महफूज नहीं है। आज 10 अगस्त यानी कि वो दिन कि जब फैसला हुआ कि क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होंगे, और जब वो गवर्नर जनरल बने तो वो अपनी तनख्वाह महज ₹1 महाना रखी। वो मुखलिस कायद कि दुनिया जिसकी मिसाल क़यामत तक नहीं ला सकती। दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना न है न कभी बन सकता है। तो पाकिस्तान वैसे भी हमारी रूहानी कमिटमेंट है। इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर बात होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने